नमस्कार, आप सभी का स्वागत हेलो किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। हेलो किसान कार्यक्रम में लगातार आपको हम अलग अलग विषय पर जानकारी देते हैं। हमारे आज के जो विषय हैं उसके बारे में सबसे पहले आपको बता देते हैं। आज खासतौर से हम बात करेंगे हमारे खरीफ का जो सीज़न है इसमें बीजों की, अलग अलग फसलों के बीजों की उपलब्धता को लेकर, और बात होगी साथ ही इसके साथ सोयाबीन की भी, यानी सोयाबीन की जो फसल है इसमें कैसे आप खरपतवार प्रबंधन कर सकते हैं या बुआई के दौरान और किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा। बेहद ही महत्वपूर्ण विषय हमारे आज के, जिसके बारे में आप पूरी जानकारी देंगे। इन दोनों विषय से संबंधित अगर आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमारा टोल फ्री नंबर नोट कर लीजिए। नंबर है 1800113060, साथ ही 1800113061। इन नंबर्स पे आप हमें कॉल कर सकते हैं और आपके सवाल के जवाब देने के लिए तो विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हैं। आपका इनसे परिचय हम करा देते हैं। आपको बता दें हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर एमएल अरोड़ा जी। आप निदेशक हैं राष्ट्रीय बीज निगम के। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर अरोड़ा आपका। नमस्कार। नमस्कार। और साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर अरुण कुमार शुक्ला जी। आप वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र इंदौर मध्य प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर अरुण आपका भी। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार जी बिल्कुल। तो देखिए, जैसा हमने आज आपको बताया जो हमारे महत्वपूर्ण विषय हैं, आज हम बात कर रहे हैं बीज की भी। ना सिर्फ बीज की उपलब्धता, वो बीज जो कि कृषि का आधार माना जाता है, लेकिन कैसे ये उपलब्ध हो पाता है या कैसे उन्नत प्रजाति जो है, उन्नत किस्म जो है वो देश के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचती है, गांव तक पहुंचती है, इसकी जिम्मेदारी जो दी जाती है राष्ट्रीय बीज निगम की अगर बात की जाए, एक महत्वपूर्ण भूमिका लगातार राष्ट्रीय बीज निगम अपनी अदा कर रहा है। इस बारे में डॉक्टर अरोड़ा आपसे हम जानना चाहेंगे। कृषि का आधार माना जाता है बीज को, कितनी बड़ी जिम्मेदारी ये और कितना सफलतापूर्वक हम देखें तो निर्वहन कर रहा है राष्ट्रीय बीज निगम? देखिए, राष्ट्रीय बीज निगम एक बहुत पुरानी संस्था है। 1963 में इसको बनाया गया था। इसका मेन जो पर्पस था कि जितने भी क्वालिटी सीड्स हैं वो किसानों तक डायरेक्ट उपलब्ध करा पाएँ। और इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पहले राष्ट्रीय बीज निगम का जो नेटवर्क है वो कितना बड़ा है जी। अभी हमारे पास जो है तकरीबन 11 रीजनल ऑफिसेज हैं जो लगभग सारे भारत को कवर करते हैं जी। फिर उसके अलावा हमारे पास 8 बड़े बड़े फार्म हैं जो सारे देश के अंदर फैले हुए हैं, जहां पर हम गुणवत्ता के साथ में बीजों को बनाते हैं, वहां मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए, बीज जो है, मैं आपको थोड़ा सा इसमें ऐड कर दूं कि बीज 3 किस्म के होते हैं। सबसे पहले न्यूक्लियस सीड होता है, फिर फाउंडेशन सीड जिसको आधारीय बीज भी कहते हैं, और तीसरा जो है सर्टिफाइड सीड होता है जिसको प्रमाणित बीज कहते हैं जी। तो हम जो है लगभग साल के अंदर 20 लाख से 22 लाख क्विंटल टोटल बीज का उत्पादन करते हैं, और उस 20 से 22 लाख बीज को हम अपने सारे किसानों को, अपने देश के जितने भी किसान हैं सभी तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और इसमें जो फसलें हैं तकरीबन 80 फसलों का 647 प्रजातियां वेराइटीज का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और लगभग हम अब कोशिश करते हैं कि हर गांव, हर तहसील, हर कस्बे तक ये बीज हमारा पहुंचे। और इसके लिए हमने क्या किया हुआ है कि तकरीबन 3000 के करीब विक्रेता रखे हुए हैं, डीलर बोलते हैं जिसको आप, वो जगह जगह पे फैले हुए हैं, और हमारे जो किसान हैं वो उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। और उसके अलावा हम जो सरकार की बहुत सारी स्कीमें हैं उसके द्वारा भी किसानों तक पहुंचाते हैं, जैसे NFSM की स्कीम है या मिनी किट की स्कीम है। जो योजना है इन पर सारी जानकारी भी दी जाती है। और उसके साथ साथ देखिए, महत्वपूर्ण यही कि एक किसान को अगर बीज उपलब्ध होना है तो राष्ट्रीय बीज निगम ये सुनिश्चित करता है कि उसकी उन्नत प्रजाति जो है, उन्नत किस्म जो है हर एक किसान तक पहुंचे। और उसके बाद लगातार जो परिणाम हम देखते हैं, लगातार जो उत्पादन है उसमें रिकॉर्ड वृद्धि होती है, आत्मनिर्भरता आती है। यही सारे कार्य जो हैं इनके पीछे राष्ट्रीय बीज निगम जुटा रहता है। आगे भी आपको और विस्तार से हम जानकारी देंगे इसके बारे में, और बात करेंगे किस तरीके से हमारे खरीफ की जो फसलें हैं वहां पर बीज की उपलब्धता कराई जा रही है। लेकिन आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। बीज को खेती की जान माना जाता है। जी हाँ, अगर बीज अच्छी किस्म के होंगे तो फसल भी अच्छी होगी। कहा भी जाता है कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। ऐसे में किसान को बुआई हमेशा अच्छे और उन्नत किस्मों के बीजों से ही करनी चाहिए। शुरू से ही बेहतर उत्पादन में अच्छे बीजों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। उत्तम गुणवत्ता वाला बीज सामान्य बीज की अपेक्षा 20 से 25% अधिक कृषि उपज देता है। किसान को बीज लेने से पहले कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे बीज हमेशा अपने इलाके के हिसाब से ले और बीज हमेशा प्रामाणिक स्थान से ही खरीदे।
बीज अधिकृत दुकानदार से ही ले। प्रमाणित बीजों का उपयोग करने से जहां एक ओर अच्छी पैदावार मिलती है, वहीं दूसरी ओर समय और पैसों की बचत होती है। किसान अगर अशुद्ध बीज बोते व तैयार करते हैं तो उन्हें इससे ना अच्छी पैदावार मिलती है और ना बाजार में अच्छी कीमत। अशुद्ध बीज बोने से एक ओर उत्पादन तो कम होता ही है, दूसरी ओर अशुद्ध बीज के कारण भविष्य के लिए अच्छा बीज भी नहीं मिल पाता। अशुद्ध बीज के कारण खेत में खरपतवार उगने की समस्या भी सामने आती है। साथ ही आखिर में उपज का बाजार भाव भी कम मिलता है, जिससे किसानों को अपनी फसल का उचित लाभ नहीं मिल पाता। अगर किसान चाहे कि उनके अनावश्यक खर्चे कम हो और अधिक उत्पादन व आय मिले, तो उन्हें फसलों के प्रमाणित बीजों का उत्पादन और उपयोग करना चाहिए। तो जाना आपने बीज कितना महत्वपूर्ण है हर एक फसल के लिए, हमारे अन्नदाता के लिए, और उस लिहाज से अगर देखा जाए तो कोशिश यही की जाती है कि उनको समय रहते बीज उपलब्ध कराया जा सके। साथ ही हमारे जो किसान सोयाबीन की खेती करते हैं उनके लिए भी आज खास जानकारी हम लेकर आए हैं। इसके लिए डॉक्टर अरुण आपका रुख हम करना चाहेंगे। अगर हम बुआई की बात करते हैं सोयाबीन की फसल की, कई जगह जो बुआई है हो भी चुकी है, कब तक का समय इसके लिए हम मान सकते हैं? सबसे पहले तो आप सभी लोगों को नमस्कार। सभी किसान भाई जो हमसे जुड़े हुए हैं और ये प्रोग्राम देख रहे हैं। सोयाबीन का बुआई का समय वैसे तो 15 जुलाई से लेकर के 15 जून से लेकर के पहले हफ्ते जुलाई तक का माना जाता है जी। फिर भी कुछ अलग अलग परिस्थितियों पर कुछ किसान भाई अभी भी, अगर जैसे अभी देखें कि अभी 10 जुलाई का समय आ गया है, अभी भी कुछ किसान भाइयों को अगर सोयाबीन लगाना है तो वो भी कुछ सेलेक्टेड वैरायटियां हैं जो कभी कम दिन की हैं, ऐसी वैरायटियों का चुनाव कर सकते हैं। जी बिल्कुल, यानी जो जल्द ही पक्का तैयार हो सकती हैं उन किस्मों का चयन आप कर सकते हैं। अगर किसी वजह से आपको देरी हो चुकी है, आप समय से बुआई नहीं कर पाए हैं, लेकिन इसके साथ साथ और किस तरह का प्रबंधन आपको अपनाना होगा जिससे आप बेहतर उपज ले पाएं, इसके बारे में भी आपको हम आगे जानकारी देंगे। लेकिन पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। सोयाबीन की खेती मुख्य रूप से खरीफ मौसम में की जाती है। ये पोषण और स्वास्थ्य के लिए उपयोगी खाद्य पदार्थ है, जिसके अंदर प्रोटीन 33%, कार्बोहाइड्रेट 21%, वसा 22% और 12% नमी होती है। सोयाबीन की अच्छी बढ़ोतरी और उपज के लिए गर्म व नम जलवायु की जरूरत होती है। इसके बीजों के अंकुरित होने के लिए लगभग 25 डिग्री सेल्सियस और फसल की बढ़ोतरी के लिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। सोयाबीन की अच्छी फसल के लिए औसत वर्षा 60 से 70 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सोयाबीन की बुआई उत्तरी मैदानी और मध्य क्षेत्रों में मध्य जून से मध्य जुलाई तक, दक्षिणी क्षेत्रों में मध्य जून से जुलाई अंत तक, उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में मध्य जून से मध्य जुलाई तक पूरी कर ले। इसकी खेती के लिए अच्छे जल निकास वाली मध्यम से भारी दोमट मृदा की जरूरत होती है। सोयाबीन की खेती के लिए मृदा की तैयारी करते समय मृदा में जैविक कार्बनिक पदार्थों का प्रतिशत ज्यादा से ज्यादा हो। इसके लिए खेत में हरी खाद फसल लेकर इसके बाद सोयाबीन की बुआई करना फायदेमंद रहता है। खेत की तैयारी करते समय 2 बार हैरो या मृदा पलट हल से जुताई करने के बाद देसी हल से जुताई कर पाटा लगाकर खेत को समतल कर लेना चाहिए। पलेवा के 6 से 7 दिनों बाद खेत की दोबारा देसी हल से जुताई कर देनी चाहिए। इसके बाद ही बीज की बुआई करनी चाहिए। सोयाबीन में खरपतवार लगने की आशंका भी रहती है। इससे बचाव के लिए समय समय पर फसल में निराई गुड़ाई करते रहे और खरपतवार को साफ करते रहे। खरपतवारों की दोबारा बढ़वार को नष्ट करने के लिए बुआई के 30 से 45 दिनों बाद निराई गुड़ाई करनी चाहिए। तो जाना आपने सोयाबीन की फसल में किस तरह का प्रबंधन अपनाना आवश्यक हो जाता है अगर हम चाहते हैं कि अच्छी उपज हम ले पाएं। लेकिन अच्छी उपज के लिए उतना ही ज़रूरी है कि अच्छा बीज भी हमने लिया हो। इस बारे में डॉक्टर अरोड़ा आपसे और जानकारी हम लेना चाहेंगे। अच्छी पैदावार की जब हम बात करते हैं, लगातार देखते हैं रिकॉर्ड उत्पादन हमारी जो अलग अलग फसलें उनका हो रहा है, कितना महत्व उसमें हम बीजों का देखते हैं? देखिए, बीज आपने सुना होगा, सबसे पहले कहते हैं कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। जी, ये एक बहुत पुरानी कहावत है और ये तो
आम आदमी भी समझता है कि आप जो चीज़ बोओगे वैसा ही काटोगे, तो इससे भी समझा जा सकता है कि बीज की महत्वता कितनी है। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं तो अगर आप नॉर्मल बीज की बजाय अगर अच्छा बीज अगर लगाते हैं तो इससे ही आपकी 15 से 20% जो उत्पादन है शक्ति है वो बढ़ जाती है जी। और इसके अलावा अगर और मैनेजमेंट भी साथ में अच्छी की जाए तो उससे तकरीबन ऐसा माना जाता है कि 40 से 45% आपकी ईल्ड बढ़ सकती है। तो एक बीज की महत्वता तो आप इससे समझ ही सकते हैं कि आपने जैसा बोया वैसा ही काटा है आपने। यानी बात चाहे खरीफ की जाए या रबी की हम करें, जो बीजों का महत्व है आप उसको नकार नहीं सकते हैं। और उसी उद्देश्य के साथ कि हर एक किसान तक समय से बीज पहुंचे, राष्ट्रीय बीज निगम भी लगातार कार्य कर रहा है। फिलहाल हमारे साथ दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। चमन जी हमारे साथ जुड़े हैं देवास मध्य प्रदेश से, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो चमन जी, आवाज मिल पा रही है आपको हमारी? कोशिश हम कर रहे हैं इनसे संपर्क करने की। हेलो चमन जी, आवाज मिल पा रही है आपको? फिलहाल संपर्क चमन जी के साथ हमारा नहीं हो पा रहा है, लेकिन आप भी अगर इस बारे में कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल देरी मत कीजिए। लगातार टोल फ्री नंबर जो हैं वो टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, उन नंबर को आप मिला सकते हैं और हमारे विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। सोयाबीन की भी अगर बात की जाए, डॉक्टर अरुण, जैसा आपने बताया कि काफ़ी महत्वपूर्ण होता है कि समय से सोयाबीन की जो बुआई है वो कर दी जाए। और अभी अगर समय देखा जाए तो उचित समय जो है मान सकते हैं कि 10 ना सिर्फ जुलाई के पहले सप्ताह तक अच्छा रहता है, बल्कि अभी जैसा आपने कहा कि विशेष परिस्थितियों में अलग अलग किस्में हैं। मैं चाहूँगा अगर उन किस्मों के बारे में आप जानकारी दे सकें, कौन सी वो किस्में हैं जिनका चयन किया जा सकता है जो किसान अभी खेती करना चाहते हैं? हाँ जी बिल्कुल। अभी भी अगर कुछ किसान भाइयों को सोयाबीन लगाना है तो जो क्लाइमेट सूटेबल वैरायटी है, मौसम के अनुसार लगा सकते हैं। अभी वर्तमान परिस्थिति में जो कम दिन की प्रजाति है JS 2034, जो जवाहर सोयाबीन 2034 के नाम से है, और वो मौसम की विपरीत परिस्थितियों में अगर कभी अतिवृष्टि होती है या कम बारिश होती है तो उसके भी परिस्थितियों में बिल्कुल फेवरेबल होती है। और इसके अलावा भी अभी बिल्कुल नई प्रजाति है NRC 130 नई प्रजाति है, और अन्य वैरायटियों की तुलना में इसमें बीमारियां भी काफी कम आती है। और साथ ही एक काफी पॉपुलर किस्म है जो किसान पसंद भी करते हैं, JS 9560, लगभग 80 से 82 दिन में पक करके निकल आती है। तो इस तरीके की प्रजातियों को अभी हम 15 जुलाई तक बिल्कुल आसानी से लगा सकते हैं, और ये बिल्कुल क्लाइमेट के हिसाब से फेवरेबल प्रजातियां हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए, अगर आप देरी आपको लगता है हो चुकी है तो 15 जुलाई तक का वक्त आपके पास है, आप इन किस्मों का चयन कर सकते हैं। और जैसा कि डॉक्टर अरुण ने बताया कि ना सिर्फ रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात की जाए या मौसम के अनुसार बात की जाए, कौन से ऐसा जो बीज है जिसमें ज़्यादा पानी ज़्यादा देर तक खड़ा रह सकता है, यानी जल जमाव की अगर स्थिति है, वहाँ के लिए अलग बीज का चयन आप कर सकते हैं। और ये सारी जिम्मेदारी जो है कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि बीज पर आकर रुक जाती है। डॉक्टर अरोड़ा, अगर देखा जाए खरीफ का मौसम चल रहा है, जब किसान बीज लेते हैं तो उन्हें खासतौर से किन बातों का ख्याल रखना चाहिए चयन में इसके? देखिए, बीज सिलेक्ट करते टाइम 2-3 तो जनरल बातें हैं। किसान भाई जी, देखिए 2-3 तो जनरल बातें हैं। देखिए, आप एक तो किसी प्रमाणित सोर्स से ही बीज को खरीदें, ये तो एक मेन चीज़ हुई। दूसरा, आप जिस टाइम खरीदते हैं तो उस टाइम ये देख लें कोई थैली या पाउच फटा हुआ ना हो। तीसरा, उस पर टैग जो है इंटैक्ट होना चाहिए, और उस टैग को हमेशा संभाल कर रखें। जब भी बीज आप लगाते हैं, थैली फाड़ के उसके जो टैग होता है वो अपने पास संभाल कर रखें, जिससे बाद में अगर कुछ आपको ट्रैक करना है तो उससे पता लग सकता है। और इसके अलावा जब आप वैरायटी का सिलेक्शन करते हैं तो वैरायटी एरिया के हिसाब से आप सेलेक्ट करें कि आपके एरिया में जो सूटेबल वैरायटी है वो लें। आजकल जैसे रेन फेड एरिया के लिए अलग है, नॉन रेन फेड एरिया के लिए अलग है, इरिगेटेड के लिए अलग है। और इस तरह जो सिलेक्शन है उसमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जिससे बीज लेते समय यह भी ध्यान रखें कि बीज की बिजाई के लिए उचित समय है या नहीं। जैसे अगेती बोलते हैं या पछेती बोलते हैं, पछेती के लिए अलग वैरायटी है, अगेती के लिए अलग वैरायटी है। उसी तरह इरिगेटेड के लिए अलग वैरायटी है, नॉन इरिगेटेड के लिए अलग वैरायटी है। यानी भिन्न भिन्न परिस्थितियों के लिए भिन्न भिन्न प्रजातियां, किस्में जो हैं वो उपलब्ध हैं बीजों की, और उसी के आधार पर, खासतौर से जलवायु के आधार पर, क्षेत्रीय आधार पर आपको इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। फिलहाल हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं। संतोष जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो हेलो। हाँ सर। संतोष जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। सर, मुझे जानना है कि इस समय जो पर्टिकुलर गोभी वर्गी, फूल गोभी की जो वैरायटी
है जी। वो कैसे अवेलेबल हो पाएगी? चलिए, उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं संतोष जी, और डॉक्टर अरोड़ा जानना चाह रहे हैं फूल गोभी के लिए जो अच्छा बीज है वो कहाँ से उपलब्ध हो सकता है? देखिए, फूल गोभी के लिए बीज की जो प्योद है वो अगस्त सितंबर में लगती है, और उसकी जो प्योद को निकाल के और दोबारा से उसको रोपाई की जाती है वो सितंबर के अंदर लगेगी। तो इसका जो बहुत अच्छा बीज है वो हमारे यहाँ हर एक जगह पे अवेलेबल है। मैं आपको अपने वेबसाइट का एड्रेस दे देता हूँ, आप वहाँ भी संपर्क कर सकते हैं, www.indiaseeds.com। जी। और इस साइट पे जाके आप हमारे सारे डीलर जितने भी हैं सारे देश के अंदर फैले हुए हैं उनका आप नंबर ले सकते हैं, और वहाँ पे हमारे रीजन ऑफिस की डिटेल भी दी हुई है, आप रीजन ऑफिस से कांटेक्ट कर सकते हैं जी। और उसके साथ में हमारे तकरीबन 48 एरिया ऑफिसेज भी हैं जो हर एक उसके अंदर फैले हुए हैं, और उसको भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप कांटेक्ट करके ना केवल गोभी का और किसी भी तरीके की सब्जी का, किसी भी तरीके के सीरियल का, किसी भी तरीके के अनाज का बीज आप वहाँ से ले सकते हैं, और कम से कम इंफॉर्मेशन वहाँ मिलेगी। और जो मैंने आपको बताया है, अगर उसके अलावा भी अगर आपको कहीं दिक्कत आती है तो बीज भवन पूसा दिल्ली के अंदर हमारा हेड ऑफिस है, वहाँ पे कांटेक्ट करके आप कोई भी सूचना चाहें ले सकते हैं। तो बीज उपलब्धता के बारे में कोई समस्या नहीं है हमारे पूरे देश के अंदर। जी, तो हर किस्म का जो बीज है देखिए वो उपलब्ध हो सकता है आपके लिए, और तमाम सावधानियां डॉक्टर अरोड़ा ने बताई। उसके साथ साथ ये भी ज़रूरी कि जब भी बीज खरीदें तो उसका पक्का बिल आप ज़रूर लें, किसी तरह की बहकावे में ना आए, किसी तरह की बातों में ना आए। प्रमाणित स्रोत जो रहते हैं, प्रमाणित बीज आपको वहाँ मिलेगा, वहीं पर जाएँ, जिसके ज़रिए आपकी जो उपज है वो भी अच्छी हो सकेगी और उसके ज़रिए अच्छा मुनाफा आप ले सकेंगे। जानकारी का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन यहाँ रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। हेलो किसान में लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं खरीफ की जो हमारी फसलें हैं उनकी बीज उपलब्धता के बारे में, और साथ ही सोयाबीन की बुआई और खरपतवार प्रबंधन के बारे में। इन विषय से संबंधित अगर आप सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। एक दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं, कुबेर भाई जी हमारे साथ जुड़े हैं मेहसाणा गुजरात से। बहुत बहुत स्वागत आपका, क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो कुबेर जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ, गुजरात की भूमि में सोयाबीन हो सकता है? जी डॉक्टर अरुण। उत्तर गुजरात की भूमि में सोयाबीन हो सकता है? डॉक्टर अरुण, सवाल आया है उत्तर गुजरात से और कुबेर जी का जानना चाह रहे हैं क्या वहां पर संभावनाएं हैं सोयाबीन की खेती के लिए? हाँ बिल्कुल है, गुजरात में भी बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। अभी जो हमारे सोयाबीन उत्पादन करने वाले राज्य हैं उसमें मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र और गुजरात और राजस्थान, तो बिल्कुल संभावनाएं हैं। काफी किसान हैं जो कि अभी कर रहे हैं। वहां से आप अपने पास के कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। वहां की प्रजातियों के लिए अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग प्रजातियां संस्तुत की गई हैं। जी तो बिल्कुल प्रबल संभावनाएं हैं, कर सकते हैं। जी बिल्कुल, सारी संभावनाएं मौजूद हैं। इसके साथ ही अरुण जी, अगर देखा जाए, क्योंकि जैसा आपने कहा कि शुरुआती अवस्था में विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता होती है हर एक फसल के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं अभी का जो समय चल रहा है मानसून पर हम देखते हैं कुछ क्षेत्र निर्भर करते हैं। अगर सिंचाई की बात की जाए तो किस तरह का प्रबंधन अपनाना चाहिए हमें सोयाबीन की फसल में? डॉक्टर अरुण।
सोयाबीन की फसल में मुख्य रूप से शुरुआती दिनों में बीज उपचार का महत्वपूर्ण रोल रहता है। पिछले कुछ दिनों से देखने में आया है, पिछले कुछ सालों में, कि सोयाबीन में फफूंद की जगह पर कीटों का ज्यादा प्रकोप देखने को मिलता है। तो फफूंदनाशी के साथ साथ कीटनाशी से बीज उपचार करना चाहिए। कीटनाशी के लिए थायोमेथाक्साम या इमिडाक्लोपिड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि अपनी फसल लगभग 40 दिनों तक सुरक्षित रह सकती है। दूसरा महत्वपूर्ण है कि बुआई के लिए हमने ये जो उन्नत तकनीकियां हैं, जैसा चौड़ी क्यारी पद्धति या रेज्ड बेड विधि, ऐसी बुआई पद्धतियां का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि काफी जलवायु परिवर्तन की जो बात होती है तो निश्चित रूप से हमें क्लियर दिखता है, क्योंकि जो हमारा बारिश के दिन है, पिछले जो वर्षों में होते थे लगभग 80-90 दिन बारिश होती थी, अब वो घट करके लगभग 45 से 50 के दिन में आ गया है। तो जलवायु परिवर्तन का इफेक्ट है, तो उसके लिए हमें निश्चित रूप से ऐसी कुछ जो तकनीकियां हैं जो क्लाइमेट रेजिलेंट हो, जलवायु से लड़े, वो चीज करना पड़ेगा। तो बुआई विधि और साथ में कोशिश करें, जो महत्वपूर्ण होता है खरपतवार प्रबंधन। अगर हम समय पर खरपतवार का प्रबंधन नहीं करते तो हमारा लगभग 40% से लेकर के 80% तक वो पूरा उपज में हानि होती है। बिल्कुल डॉक्टर अरुण, आपके पास लौट कर हम आएंगे। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनका सवाल हम लेते हैं। प्रेम कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो। हाँ हेलो जी, प्रेम सिंह जी सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। हाँ सर, अभी तक हमारे तरफ बारिश हुई नहीं है अच्छी जी, तो बीए कब तक कर सकते हैं बुआई? सोयाबीन की आप बुआई करना चाह रहे हैं? हाँ जी। डॉक्टर अरुण महाराष्ट्र जी, नंदुरबार से हमारे साथ जुड़े हैं। हाँ, नंदुरबार से है सर, महाराष्ट्र। और ये जानना चाह रहे हैं कि अभी तक वहाँ पर जो बारिश है वो नहीं हुई है, ऐसे में कब तक सोयाबीन की खेती वो कर पाएंगे? हाँ, कर पाएंगे। हाँ, मैंने शुरुआत में चर्चा की थी कि मैक्सिमम हम देखते हैं कि दूसरा जो 15 जुलाई तक मैक्सिमम कर सकते हैं ना। 15 जुलाई तक बढ़िया शुद्ध समय है और अपना बुआई करें। उसमें कुछ जो कम दिन की प्रजातियां हैं, जैसे मैंने बताया था JS 9560 है, ऐसी प्रजातियां ले ले, या JS 9305 है, ये जो कम दिन की हैं, 80 से 90 दिन की प्रजातियां बिल्कुल निश्चित रूप से लगा सकते हैं। जी बिल्कुल। तो अलग अलग देखिए प्रजातियां हैं, और खासतौर से डॉक्टर अरोड़ा अगर देखा जाए, एक चुनौती रहती है जलवायु परिवर्तन की, उसके हिसाब से या उसके अनुसार हम देखते हैं हमें बीजों का जो उत्पादन है वो करना होता है, तमाम चुनौतियां रहती हैं। लेकिन ऐसे में और किस तरीके से जो किसान हैं उनको मदद पहुंचाई जाती है? कई और भी योजनाएं चल रही हैं जिनके ज़रिए जो बीज हैं वो वितरित किए जाते हैं किसानों को। देखिए, भारत सरकार की बहुत सारी स्कीम्स हैं, जिसके योजनाएं हैं, जिसके थ्रू बीज किसानों को पहुंचाया जाता है। एक होता है कि जो प्रदेश के हमारे कृषि विभाग हैं उनके थ्रू भी हम बीज जो है मिनी किट के रूप में हर एक किसान को पहुंचाते हैं जी। और हमारे जो कुछ रिजर्व जाति के किसान हैं उनके लिए अलग स्कीम है भारत सरकार की तरफ से, उनको आधे मूल्य पर दिया जाता है, जिसको सीड विलेज स्कीम कहते हैं जी। और बाकी जो है हम सीधे भी किसानों को बीज पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और हमारी कोशिश रहती है कि देश का कोई भी किसान अच्छे बीज से वंचित ना रहे। आपको मैं बता दूं कि इस कोविड के समय के अंदर भी हमने बीज की उपलब्धता में कोई कमी नहीं की है। जितना बीज हम पिछले सालों में बनाते रहे हैं, बल्कि उससे कुछ ना कुछ हमने ज़्यादा ही बनाया है। और इसका आपको जो प्रूफ है वो दिखाई दे रहा है कि इस बार बम्पर फसल हुई है देश के अंदर जी, बम्पर उपज हम देख पा रहे हैं अलग अलग फसलों के लिए। बिल्कुल। तो ये देखो, ये हमारा हमेशा प्रयास यही रहता है कि किसी स्कीम के थ्रू या डायरेक्ट किसानों को हम गुणवत्ता के बीज उपलब्ध कराएं, उसके घर के ऊपर ही, मतलब डोर स्टेप जिसको बोलते हैं, कि उसके दरवाजे के मुहाने पे पहुंचा दे बीज किसी भी तरीके से, यानी किसान को परेशान ना होना पड़े, उनके द्वार पर ही जो उनकी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा किया जा सके। और बीज जो कि हम मान सकते हैं सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता, मूलभूत आवश्यकता, उसके लिए भी देखिए किस तरीके से कोशिश की जाती है। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं सार हरियाणा से, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? शमशेर जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी हाँ जी, सवाल पूछ सकते हैं आप शमशेर जी अपना। राम राम जी। जी हमने सोचा जानता था। हाँ जी, हेलो हेलो जी, सवाल पूछ सकते हैं। तहसील हाथी, क्या सोयाबीन हमारा हो सके है?
चलिए, सोयाबीन हो सकता है नहीं। डॉक्टर अरुण हिसार हरियाणा से हाँ जी। शमशेर जी पूछना चाह रहे हैं। हाँ हरियाणा। नहीं, सोयाबीन हिसार हरियाणा में भी ऐसी जो थोड़ा सा अपलैंड वाली जमीनें हैं जहाँ पे जल भराव की स्थिति नहीं बनती काफी, उस क्षेत्र में वैसे तो वो धान और गेहूं का ही ज्यादा क्षेत्र है, बट जो अपलैंड जो कुछ ऊंची भूमि है जहाँ पे जल भराव नहीं हो, वैसी भूमियों पर बिल्कुल संभव है, किया जा सकता है। यहाँ तक कि हमारे कुछ राज्य जैसे उत्तराखंड वगैरह में भी बिल्कुल कर रहे हैं, तो आपके यहाँ भी प्रबल संभावनाएं हैं। अब अपना पास के जो कृषि विज्ञान केंद्र हो या कृषि विश्वविद्यालय है, वहां पर जाकर के एक बार कर ले कि आपके यहाँ की जमीनें है कैसी। जी बिल्कुल। साथ ही डॉक्टर अरुण, जो खरपतवार के बारे में आप जिक्र कर रहे थे, तो अब इस जो समस्या रहती है इसका क्या कुछ निदान किया जा सकता है? खरपतवार प्रबंधन कैसे करें किसान? किसी भी फसल में खरपतवार प्रबंधन का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अगर हम समय पर नहीं करें तो लगभग 80 से 90% तक काफी नुकसान देखा गया है। तो उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण ध्यान देने वाली बात होती है। एक तो खरपतवार प्रबंधन के लिए पहला जरूरी होता है कि जो फसल की क्रांतिक अवस्था है उसका ज्ञान होना चाहिए। सोयाबीन के बारे में बात करें तो लगभग 40 से 45 दिन तक उसकी क्रांतिक अवस्था रहती है, यानी तब तक हमको खरपतवार का नियंत्रण करना चाहिए। तो पहला तो विशेष यही है कि जैसा मौसम में काफी परिवर्तन हुआ है, बारिश भी समय पे नहीं आ रही, तो पहला तो कोशिश यही है कि संभव हो पहला हाथ से निराई गुड़ाई अथवा डोरा अथवा कुल्पा चलाए। आजकल तो ट्रैक्टर ऑपरेटेड भी चलने लगे हैं, तो उससे हम पहला 20 दिन 25 दिन के आसपास में, और दूसरा कभी ऐसा जरूरत समझ में आए तो 30 दिन या 35 दिन के अवस्था पर कर सकते हैं। दूसरा एक महत्वपूर्ण है कि लेबर की काफी समस्या देखी जा रही है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, तो संभव नहीं होता तो जो अपने केमिकल्स हैं उनका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला जी, इस बारे में आगे आपसे मैं जानकारी लूंगा डॉक्टर। एक दर्शक पहले हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनका सवाल हम लेते हैं। चमन जी, बहुत बहुत स्वागत। क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो चमन जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी सर, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। जी हेलो 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 जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार चमन जी। जी सर, मैं देवास जिले से बोल रहा हूँ। सोयाबीन की फसल है जो लगभग 1 मंथ की हो चुकी जी, और सर अपना ये जो इसमें है ह्यूमिक एसिड डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए? जी, क्या कुछ समस्या उसमें आप देख पा रहे हैं? हेलो हाँ जी सर। जी चमन जी, क्या समस्या उसमें आप देख पा रहे हैं? जो फसल है 1 महीने की हो चुकी है। हाँ जी सर, मेरी यही समस्या है कि 1 मंथ के लगभग सोयाबीन हो चुकी है। जी डॉक्टर अरुण, हाँ जी, हमारे साथ ह्यूमिक एसिड डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए, मेरा ये सवाल है सर। जी बिल्कुल डॉक्टर अरुण, 1 महीने की फसल चमन जी की हो चुकी है, देवास मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं, और ऐसी अवस्था में किस तरह का प्रबंधन हमें करना चाहिए? क्या क्या आवश्यकताएं हैं फसल की? नहीं बिल्कुल, ये चिमन जी तो हमारे पड़ोसी जिले से ही है, तो मैं समझ पा रहा हूँ इनकी क्या समस्या। अभी लगभग 1 महीने की फसल हो गई, और अभी जैसा देखने में आ रहा है कि ड्राई स्पेल चल रहा है, यानी लगभग 15 या 20 दिन से कोई बारिश नहीं हुई। तो अभी की परिस्थिति में 1 महीने की फसल है, तो डोरा या कुल्पा इन्होंने चलाया होगा, जिससे थोड़ा सा नमी कंजर्वेशन होगी। दूसरा चीज, इनकी फसल सूख रही है ऐसा मैं महसूस कर पा रहा हूँ। दूसरा चीज ये है कि अगर संभव हो जाए तो हल्का स्प्रिंकलर से पानी दे सकते हैं अपनी फसल में। तीसरा चीज, अगर ये भी तीसरा एक विकल्प के रूप में हो सकता है, जैसा कि ड्राई स्पेल चल रहा है तो फसलें काफी सूख रही हैं, ऐसा मैंने अनुभव किया है, तो इसकी विकल्प के रूप में पोटेशियम नाइट्रेट 1% पोटेशियम नाइट्रेट का अपनी फसल में शाम के समय स्प्रे करें, या फिर इसके अनुपस्थिति में ग्लिसरॉल, जो एक रसायन है बाजार में उपलब्ध है, ग्लिसरॉल 5% का घोल बनाएं और अपनी फसल पे स्प्रे करें। अभी वर्तमान परिस्थिति में फसल को बचाना एक काफी चुनौती है अपना मध्य प्रदेश में, क्योंकि बारिश में काफी अनसर्टेनिटी है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि ये मैंने जो आपको सजेस्ट किया है ये चीज करें। तीसरा चीज, एक खरपतवार का भी देखने में आ रहा है, तो अगर आपके पास में निराई गुड़ाई करने का प्रबंध हो, चाहे अपना हाथ से करवा दे या ट्रैक्टर ऑपरेटेड करा दे, डोरा अथवा कुल्पा अवश्य चलाएं अपने खेतों में, और साथ में अपने किसानों को सूचित करें इसके लिए।
जी बिल्कुल, तो ये तमाम सावधानी देखिए आपको इस वक्त अपनानी होगी। एक उचित प्रबंधन आपको अच्छी उपज दे सकता है। इसके साथ साथ आवश्यकता होती है कि जो उन्नत बीज है उसका चयन आपने किया हो, क्योंकि वो आधार होता है और उसी पर आपकी आने वाली जो उपज है वो निर्भर करती है। इस बारे में आगे भी आपको हम जानकारी देंगे, लेकिन यहाँ फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें, तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। आज लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं हमारे खरीफ फसलों की बीज उपलब्धता को लेकर और साथ ही सोयाबीन की बुआई और इसमें खरपतवार प्रबंधन को लेकर कैसे आप ये कृषि कार्य कर सकते हैं अच्छी उपज के लिए। लगातार हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं और आप सभी जानते हैं ईमेल के जरिए भी कुछ दर्शक हमारे पास अपने सवाल पहुंचाते हैं। फिलहाल राजस्थान अजमेर से पृथ्वीराज जी ने हमें एक सवाल भेजा है। डॉक्टर अरोड़ा ये कह रहे हैं कि अजमेर की अगर बात की जाए तो उन्नत किस्म का जो बीज है वो यहाँ इन्हें उपलब्ध नहीं हो पाता या समस्या बनी रहती है, क्योंकि अच्छी मांग लगातार निकलती रहती है उन्नत बीजों के लिए। तो क्या वहाँ पर राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा जो बीज वितरण है वो किया जाता है, किस तरह का वहाँ पर और जो कार्यालय है? जी बिल्कुल, हमारा जो मैंने पहले भी जैसे बताया है कि हमारा नेटवर्क सारे देश के अंदर फैला हुआ है और जहाँ तक राजस्थान की बात करता हूँ तो जयपुर में हमारा रीजनल ऑफिस है, उसकी जो एड्रेस है हमारी साइट पे मिल जाता है। और अजमेर में हमारा एरिया ऑफिस है जी, तो एरिया ऑफिस का कॉन्टैक्ट नंबर भी और जो उसका एड्रेस है एरिया ऑफिस का वो भी मिल जाता है। तो उसके अलावा अगर आपको कहीं दिक्कत आती है इन दोनों जगह से भी, तो मैंने जैसे आपको बताया है कि हमारा जो मुख्यालय है वो बीज भवन पूसा के अंदर है। आप हमें भी संपर्क कर सकते हैं और हम आपकी पूरी से पूरी मदद करेंगे और आपको गुणवत्ता का बीज उपलब्ध कराएंगे। जी बिल्कुल, लेकिन अगर खासतौर से खरीफ सीज़न की हम बात करें, अभी चल रहा है ये, इसमें जो किसान हैं उनको बीज उपलब्ध हो सकें इसके लिए कैसे सुनिश्चित किया गया है? देखिए, मैंने जैसे पहले आपको बताया है कि हमारा जो लगभग सारे साल का प्रोडक्शन है तकरीबन 20 से 22 लाख क्विंटल होता है जी, उसमें से तकरीबन 7 लाख जो है खरीफ के अंदर होता है। 7 लाख क्विंटल बीज जो है खरीफ के लिए हम पैदा करके रखते हैं। और जो खरीफ की जो फसलें हैं वो हैं धान है, रागी है, रागी के साथ साथ में जो छोटे अनाज बोलते हैं आप, जवार है, मूंगफली है, और उसके बाद में सोयाबीन, तिल, अरंडी, उड़द, मूंग, अरहर, लोबिया, चारा की फसलें भी हैं जैसे बाजरा, ज्वार, मक्का भी है,
हरी खाद, जिसको आजकल नया नाम ढैंचा है जी, वो ढैंचा में भी हमने काफ़ी सारा बीज उपलब्ध कराया है। और जिसमें दूसरा एक पटसन जूट जिसको बोलते हैं जी, तो पटसन का बीज भी उपलब्ध कराते हैं। तो हम लगभग ये 7 लाख क्विंटल जो प्रमाणित बीज पैदा करते हैं, ये मैंने आपको जैसे पहले भी बताया है कि हमारे पूरे देश के अंदर पूरा नेटवर्क फैला हुआ है। उसके द्वारा हम चाहते हैं कि हमारे हर एक किसान भाई के पास प्रमाणित बीज पहुँचे और जिससे जो उसकी फसल है बम्पर हो। क्योंकि मैं पहले भी जैसे जिक्र कर चुका हूं कि हमारे किसानों को ही श्रेय जाता है कि इस साल बम्पर कोविड होते हुए भी बम्पर फसल पैदा की है जी। तो इसलिए ये जो हमारा पूरा नेटवर्क फैला हुआ है, 300 डीलर हैं, उसके अंदर में हमारे रीजनल ऑफिसेज हैं, एरिया ऑफिसेज है, मुख्यालय है। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि जो भी किसान प्रमाणित बीज लेना चाहता है उसके बाद पहुँचे। और दूसरा हमारे पास जो सबसे बड़ा है कि एक पोर्टफोलियो जिसको बोलते हैं 80 फसलें हैं और 627 वैरायटी हैं जी, जिसमें सब्जी की भी फसलें हैं। तो हम सब कुछ कोशिश करते हैं कि किसान के दरवाजे पे ही मुहैया कराया जाए। जी, लेकिन इसके लिए जो हम बिक्री केंद्रों की अगर बात करें तो क्या जो बिक्री केंद्र हैं उसके लिए भी किसान आवेदन करते हैं कि अपने गांव में अगर वो बिक्री केंद्र की आवश्यकता महसूस करते हैं तो एक रोजगार का माध्यम भी उनके लिए हो सके? बिल्कुल, बिक्री केंद्र के लिए भी वो आवेदन कर सकते हैं। हमारा आवेदन का पता उसके ऊपर दिया हुआ है जो हमारी साइट है जी। और दूसरा हमने एक इसके अलावा भी एक स्कीम चलाई है जिसको बीज मित्र स्कीम कहते हैं जी। तो बीज मित्र स्कीम के साथ भी किसान हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने किसान भाइयों के लिए बीज उपलब्ध करा सकते हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए अलग अलग माध्यम आपके पास हैं जिनका ना सिर्फ आप चयन कर सकते हैं बल्कि इसके ज़रिए ना जो बीज क्षेत्र है, बीज उत्पादन की बात भी हम करें तो यहाँ भी कई संभावनाएं हैं जिनका ना सिर्फ जिनको अपना कर बल्कि हम कह सकते हैं उनको अपना कर आप मुनाफे को बढ़ा पाएंगे और कई ऐसे और लाभ हैं जो आपको अर्जित हो सकेंगे। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं राजस्थान से। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो चंद्रकांत जी, आवाज़ मिल पा रही है आपको? हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार। हेलो जी, सवाल पूछ सकते हैं आप? हाँ सर, मैं ये जी सर हाँ, मैं निवेदन कर रहा था सर कि हमने 3 हफ्ते हो गए हैं तीन हफ्ते हो चुके हैं सोयाबीन की फसल हमने बोई थी जी। सोयाबीन की फसल बोई थी जी। खरपतवार नाशक का छिड़काव करने से खरपतवार नाशक का छिड़काव करने से हेलो जी, क्या समस्या उसमें आ रही है? पीली पड़ गई है। पीला पड़ चुका है जो फसल है। चलिए डॉक्टर अरुण ये बता रहे हैं 3 सप्ताह का वक्त हो चुका है, इन्होंने बुआई की थी और अभी जो फसल है उस पर खरपतवार नाशी का इन्होंने छिड़काव किया था लेकिन वो अब पीला पड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या इसकी वजह और क्या समाधान हो सकता है? कहाँ से बोल रहे हैं, कौन से जिले से बोल रहे हैं? ये झालावाड़ राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हैं। हाँ बिल्कुल, झालावाड़ राजस्थान से बोल रहे हैं। 3 हफ्ते के जो सोयाबीन चारा नासी डालने के बाद में पीला पड़ रहा है। एक तो मौसम में काफी हीट चल रही है, काफी गर्मी चल रही है जिसके कारण से हो सकता है जी पीलापन। वैसे कोई भी खरपतवार नाशी का उपयोग करते हैं तो लगभग वो 4 से 5 दिन तक पीला पड़ता है, उसकी ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है और उसके बाद वो रिकवरी करता है। इसमें जरूर एक चीज देखने में आती है कि अगर चारानाशक डालने के बाद और 10 या 15 दिन तक बारिश नहीं होती तो जरूर काफी नुकसान अपनी फसल को हो सकता है। तो या तो कोशिश करें कि वातावरण में नमी हो और अथवा नमी नहीं होगी तो आपको ऊपर से अपना पानी देना चाहिए खेत में। और दूसरा चीज, वैसे 20 दिन की फसल में ये पीलापन आने की एक समस्या सिर्फ यही हो सकती है कि सूखा काल चल रहा हो, पानी नहीं गिर रहा हो और कोई दूसरी बीमारी या कोई इंसेक्ट्स इस स्टेज पे फसल में आने की संभावना नहीं है। जी, यानी पानी की कमी से भी देखिए इस तरह की जो अवस्था है वो फसल में हो सकती है। और अब भले ही बीच में हमने देखा जो बारिश है वो नहीं हो रही थी लेकिन एक बार फिर से मानसून अब सक्रिय हो चला है तो उम्मीद यही कि जल्द से जल्द आपके क्षेत्र में भी बारिश और फसल जो है वो आपको अपने अनुसार अपने मन मुताबिक मिल सके। और खासतौर से डॉक्टर अरोड़ा अगर देखा जाए एक किसान की उम्मीदें जुड़ी होती हैं बीज से ही। जब बीज का चयन किया जाता है या किसी भी फसल की बुआई की जाती है, कैसे जो हमारे किसान हैं ये हर बार कोशिश की जाती है कि उनकी उम्मीदों पर खरा उतरा जाए।
जो बीज एक किसान की बीज से बंधी हुई है वो भी टूटे ना, बल्कि और ज़्यादा मुनाफा उनको इसके ज़रिए मिल सके? देखिए, हमारा एक चीज़ ये है कि एक तो हमारे अपने फार्म हैं जहाँ पे हम बीज को मल्टीप्लाई करते हैं। जैसा मैंने बताया कि हमारे 8 फार्म हैं, 8 फार्म का जो एरिया है तकरीबन 55,000 एकड़ है। तो इसके अलावा हमने क्या किया है कि 12,500 किसान जो हमारे देश के हैं उनको हमने अपने साथ जोड़ा है। तो हम क्या करते हैं कि जो आधारीय बीज है वो हम उनको देते हैं और उनके खेत पे ही उसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, उसको सर्टिफाइड में बदला जाता है जी। तो सर्टिफिकेशन भी हम कराते हैं, उनको गाइडेंस भी हम देते हैं, उनके यहाँ पे विजिट करते हैं डे टू डे। और ये सारा करने के बाद में फिर वो जो सर्टिफाइड सीड किसान बनाता है जी, उसको वापस हम खरीद लेते हैं जी। और खरीद के उसको फिर प्रोसेसिंग करते हैं, पैकेजिंग करते हैं और वापस वो किसान के पास जाता है। तो इस तरह से ये 12,500 किसान अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो सीड प्रोडक्शन के कार्य में जुड़े हैं। हम चाहते हैं कि और भी ज़्यादा से ज़्यादा किसान हमारे साथ जुड़े और हमारे किसी भी ऑफिस को वो कांटेक्ट कर सकते हैं इसके लिए, और एक ये मुनाफे का अच्छा साधन बन सकता है किसानों के लिए जी। और इसके साथ जैसे आपने जिक्र किया था बीज ग्राम योजना की बात की जाए या बीज मित्र की हम बात करें तो कितना प्रोत्साहित करते हैं ये किसानों को? ये बहुत अच्छी स्कीम्स हैं, जैसे सीड विलेज स्कीम जिसको बोलते हैं, बीज ग्राम योजना जिसको बोलते हैं। इसमें किसानों को बीज दे के और वही किसान मल्टीप्लाई करते हैं और फिर वो किसानों का बीज जो है वापस किसानों के पास ही जाता है। तो एक तो उससे क्या होता है कि जो गुणवत्ता है बीज की वो एक एश्योर हो जाती है, जो किसान के खेत पे हो रहा है किसान को पता है सबके कैसा बन रहा है। और दूसरा जो है किसानों को उससे एक वित्तीय सहायता भी मिल जाती है जी। तो इससे किसानों को दोहरा लाभ होता है। तो हम तो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान हमारे साथ जुड़ें और इस स्कीम का फ़ायदा उठाएं। और बीज मित्र स्कीम भी ऐसी है कि जो किसान होता है, किसानों के बीच में से ही एक आदमी को हम रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं किसानों के लिए, वो हमसे बीज खरीद कर किसानों को दे देता है, जिसे एक अवेलेबिलिटी भी बनी रहती है, उपलब्धता जो है वो बहुत आसान हो जाती है और किसान मित्र जो होता है उसको फाइनेंशियल बेनिफिट भी होता है उससे जी। बिल्कुल, तो उसको वित्तीय सहायता मिलती है जी। ईमेल के जरिए भी हम लगातार जो सवाल हैं उनको शामिल कर रहे हैं। यहाँ विक्रम जी का सवाल आया हमारे पास आगरा उत्तर प्रदेश से, और ये लिख रहे हैं कि रबी में सरसों की इन्हें बुआई करनी है तो क्या उसके लिए जो बीज है वो पहले भी उपलब्ध हो सकता है या उसी वक्त इनको उसके लिए आवेदन कहीं करना होगा? देखिए, सीजन पे तो हर डीलर हर जगह पे मिल जाता है बीज, परंतु अगर उससे भी अगर उनको पहले चाहिए हो तो वो हमारे एरिया ऑफिस से या रीजनल ऑफिस से या हेड ऑफिस से संपर्क करके उससे पहले भी ये अवेलेबल कराया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। परंतु कोशिश हम ये करते हैं कि नए वाला बीज ही किसान के पास पहुंचे, जिससे जो है उसकी जर्मिनेशन या उसकी क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम ना आए कभी भी जी। तो कोशिश ये रहती है कि फसल की बुआई शुरू होने से 1 महीना पहले हर जगह पे ये अवेलेबल होता है, आप कहीं से भी खरीद सकते हैं। अगर कोई दिक्कत आती है तो वो हमें संपर्क कर सकते हैं जी। बिल्कुल, तो देखिए आपके पास अलग अलग माध्यम हैं जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, चयन आप कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ डॉक्टर अरुण आपसे भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि लगातार हमारे जो किसान हैं वो ना सिर्फ सोयाबीन की खेती करते हैं बल्कि उसके साथ मुनाफा जो है वो भी यहाँ जुड़ा रहता है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे साथ जो दर्शक हैं वो भी जुड़ रहे हैं। एक दर्शक फिलहाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो। हाँ हेलो जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। हाँ हेलो। हाँ हेलो सर जी, आपसे गुजारिश करना चाहेंगे अपने टीवी सेट का वॉल्यूम आप पहले बंद कर दें जी। जी, अब सवाल कर सकते हैं आप अपना। हेलो, कोशिश हम यहाँ कर रहे हैं जो दर्शक जी, सवाल कर सकते हैं आप अपना। सर मैंने सोयाबीन बोई है ईगल 81 प्रजाति जी। कौन सी प्रजाति बोई है आपने? ईगल 81 जी। तो उसकी जो अंकुर क्षमता थोड़ी सी कम हुई है, हाँ मतलब 4 इंची सोच कहाँ पे 6 इंची जी। तो क्या वो सही रहेगा क्या? जी, बेहद ज़रूरी यही कि जो उचित प्रबंधन है देखिए हर एक फसल में उसको अपनाया जाए, और जैसा आपने कहा कि जो बुआई का तरीका है उस पर भी हमें यहाँ ध्यान देना होगा। फिलहाल जो आपने बताया ईगल 81 करके जो ये किस्म है इसकी बुआई के लिए और कई ऐसी विशेष बातें हैं जिनका ख्याल हमें रखना होता है। और डॉक्टर अरोड़ा, ना सिर्फ जो हम मान सकते हैं जो किसी भी किस्म का बीज है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, बल्कि उसकी बुआई का जो तरीका है इस पर भी काफ़ी हद तक निर्भर करता है उपज कैसी होगी। बिल्कुल, देखिए
पहले तो मैं आपको बताऊं, जो आप वैरायटी सिलेक्ट कर रहे हैं उसको पहले ये चेक कर लीजिए वो आपके एरिया के लिए सूटेबल है या नहीं है। रिकमेंडेड जो ICR से रिकमेंडेशन होता है वो एक पर्टिकुलर एरिया के लिए होता है। दूसरा उसके अंदर जो होता है कि रेन फेड और इरिगेटेड आपका एरिया जो है वो उसको सूट करती है, जलवायु उसको सूट करती है, तो उस तरीके से सिलेक्शन करें। और एक बुआई का तरीका है उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है कि वैरायटी के ऊपर जी। तो मेरा तो आपसे गुजारिश है कि आप हर जगह पे उसका एक रिकमेंडेशन होता है, जो सीड का पैकेट होता है उसके ऊपर भी रिकमेंडेशन दिया होता है कि वो किसके लिए सूटेबल है। तो इसलिए मेरी तो आपसे गुजारिश यही रहेगी कि आप उसको अच्छी तरह से चेक करके तभी अपने एरिया में बुआई करें। जी बिल्कुल। डॉक्टर अरुण, आपसे भी हम जानना चाहेंगे यहाँ पर, जैसा कि जो हमारे साथ दर्शक जुड़े थे उन्होंने बताया ईगल 81 करके जो उन्नत किस्म है उसका चयन उन्होंने किया था, और इसकी जो बुआई के तरीके की अगर बात की जाए, किस तरीके से इसकी बुआई करनी चाहिए, जो कतारों में जब हम बात करते हैं, या कितना यहाँ पर स्तर रखना होगा? बुआई के लिए अगर कतारों से कतारों के बीच की बात करेंगे तो 45 सेंटीमीटर या 45 सेंटीमीटर या 18 इंच पर करें, और लाइन से लाइन की दूरी अगर ये प्लांट टू प्लांट संभव हो पाया तो 8 से 10 सेंटीमीटर पर करना चाहिए। और ये उठी हुई क्यारी पद्धति से अगर करेंगे तो कभी ऐसा जल भराव की अगर स्थिति आती भी है तो वो नाली के द्वारा पानी खेत से बह करके बाहर चला जाएगा, और कभी सूखा काल ऐसी परिस्थिति आती है तो हम नाली के द्वारा पानी अगर देंगे तो वो कम पानी में ज्यादा एरिया भी कवर कर पाएंगे। तो हमारे पास में जो संसाधन होगा उसका हम समुचित उपयोग भी कर पाएंगे। जी, तो जैसा आपने बताया जो उठाव पद्धति की अगर बात की जाए तो कितना हम मान के चलें, इसमें जो ऊंचाई है 4 से 6 इंच की ऊंचाई काफी रहेगी? हाँ, नहीं, इसकी हाइट बनती है जो या फिर जो इसकी गरण बनती है वो लगभग 8 से 10 इंच ऊपर उठी हुई बनती है जी। नॉर्मल खेत की कंडीशन से आपका 8 से 10 फीट ऊंची उठी हुई क्यारी बनती है, फसल ऊपर रहती है तो जल भराव की स्थिति नहीं बनती उसमें। तो 8 से 10 इंच की ऊंचाई जो है देखिए आपको रखनी होगी, इससे जल जमाव की जो स्थिति है वो आपके खेत में नहीं होगी, जो पानी है वो नालियों के द्वारा बह जाएगा, और जितनी आवश्यकता है, जो फसल की जो आवश्यकता है वो उतनी उसको नमी प्राप्त हो सकेगी, और उसके बाद अच्छी उपज आप ले पाएंगे। तो कई ऐसे महत्वपूर्ण सवाल हैं जो आपके जहन में आते होंगे, लगातार उनके जवाब जो है हमारे विशेषज्ञ यहाँ दे रहे हैं। आगे भी आपको आपके सवालों के जवाब यहाँ लगातार मिलेंगे, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर PGS ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर।
तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं ना सिर्फ खरीफ फसलों के बीज उपलब्धता को लेकर और सोयाबीन को लेकर। और आइए लगातार हमारे साथ जो दर्शक हैं वो जुड़ रहे हैं। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ लाइन पर बने हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो, सुभाष जी हमारे साथ जुड़े हैं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से। सुभाष जी, आवाज मिल पा रही है आपको हमारी? हेलो हेलो, हाँ जी जी, सवाल हाँ जी, ये बोल रहा मैं जी। ये राष्ट्रीय निगम का जी, हेलो, राष्ट्रीय निगम का ये बीज गाजियाबाद में किस जगह है जी दुकान? चलिए बिल्कुल। राष्ट्रीय निगम बीज की जी, सुभाष जी का सवाल कि गाजियाबाद जिले की अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में, तो क्या वहाँ भी जो बिक्री केंद्र हैं उपलब्ध हैं? देखिए, मैं जैसे पहले बार बार बता रहा हूँ कि हमारा जो रीजनल ऑफिस और हेड दुकान, हाँ देखिए हम बता रहे हैं सुभाष जी। देखिए आप समझिए कि हमारे नेटवर्क जो है वो तकरीबन सारे देश के अंदर फैला हुआ है और गाज़ियाबाद के अंदर भी डीलर होता है। उसमें जो हमारा लखनऊ ऑफिस है, रीजनल ऑफिस है, वो कंट्रोल करता है। आप लखनऊ रीजनल ऑफिस से बात कर सकते हैं, या हमारा मेरठ में भी एक ऑफिस है जिसको एरिया ऑफिस करके हम बोलते हैं। और वेबसाइट के जरिए भी देखिए जो सारी जानकारी है आपको मिल सकती है। वहाँ भी आप देख सकते हैं कि ज़िलेवार अगर देखा जाए तो कौन उपलब्ध होगा। साथ ही डॉक्टर अरुण, आपसे भी हम जानना चाहेंगे सोयाबीन की अच्छी उन्नत खेती के लिए किसानों को और कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए? हेलो अरुण जी, आवाज़ मिल पा रही है अरुण जी आपको? हाँ जी, बताइए सर, बताइए सर। जी, और किन किन बातों का ख्याल रखना होगा किसानों को अच्छी उपज के लिए? सर क्वेश्चन क्या था सर? हेलो, हाँ, किसानों को मेरी सलाह यही है अच्छी उपज के लिए कि पहला अपने क्षेत्र के अनुसार अनुशंसित जो वैरायटियां हैं, नई वैरायटियां हैं, उसका जो सर्टिफाइड सीड हो उसको अपने खेतों में प्रयोग करें। दूसरा चीज जो FIR होता है, फफूंदी नाशक, कीटनाशक और राइजोबियम, इन तीनों से बीज उपचार करना बहुत जरूरी है। जी, यानी एक मूल मंत्र यही कि बीज उपचार जरूर करें अच्छी उपज के लिए। फिलहाल डॉक्टर अरुण, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। साथ इतना अनुभव आपने, इतने जो जानकारी है वो साझा की हमारे तमाम दर्शकों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो डॉक्टर अरुण बता रहे थे कैसे उन्नत ढंग से खेती आप कर पाएंगे। यहाँ डॉक्टर अरोड़ा, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, खरीफ में तो हमने देखा जो बीज की उपलब्धता है वो सुनिश्चित हुई राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा। जो आने वाला रबी का सीजन होगा उसके लिए किस तरह का लक्ष्य या उद्देश्य भी रखे गए हैं? देखिए, हमने रबी के लिए पूरी तरह से तैयारी करके रखी हुई है। जैसा मैंने बताया था कि 7 लाख क्विंटल बीज जो है हमने खरीफ के लिए तैयार किया था, उसी तरीके से 12.5 लाख क्विंटल के करीब हमने रबी के लिए बीज तैयार किया है, जिसमें गेहूं का बीज मेन है, जो है, धान है, ज्वार है, रागी है, चना है, मसूर है, मूंग उड़द है जी, दलहनी मटर है, सरसों है, तोरिया है, मूंगफली है, अलसी है, जई है, बरसीम है। इस तरह इन सब फसलों का बीज अगर सारी किस्मों का मिला दें तो तकरीबन 12.5 लाख क्विंटल बीज हमारे पास तैयार रहे हैं। यानी अगले रबी सीजन की अगर बात, जो रबी सीजन आएगा उसके लिए भी बीज की उपलब्धता भरपूर है और आपको ना सिर्फ लाभ मिलेगा बल्कि बीज भी समय से मिलेगा, अच्छी उपज हमें देखने को मिल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ डॉक्टर अरोड़ा, आपका भी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जाना आज आपने बीज की उपलब्धता की बात की जाए, सोयाबीन की। अब चलिए हमारा जो अगले विषय रहेंगे उनके बारे में भी आपको हम जानकारी दे देते हैं। और अगले विषय होंगे सब्जियों के संरक्षित खेती हेतु तैयारी और अंगूर की फसल में रोग नियंत्रण में बचाव। साथ ही अपना कोई सवाल या सुझाव आप अगर हमें भेजना चाहते हैं तो ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारी मेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। फेसबुक के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। हिंदी में आपको टाइप करना होगा फेसबुक पर जाकर हेलो किसान, और यहाँ आप अपना सवाल या सुझाव लिखकर छोड़ सकते हैं। और अब बारी है आखिरी विकल्प की। आप डीडी किसान कॉल सेंटर का नंबर नोट कर लीजिए, सभी को याद भी होगा। ये नंबर है 1800113060। सोमवार से शनिवार लाइन खुली हुई है और इसके साथ ही आप हेलो किसान के जो पहले प्रसारित कार्य में अगर वो भी देखना चाहते हैं तो आपकी टीवी स्क्रीन पर QR कोड जो आ रहा है इसको आप स्कैन कर सकते हैं और हेलो किसान आप अब कहीं भी कभी भी दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल के माध्यम से देख सकेंगे। फिलहाल आज के लिए हेलो किसान में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।
हिम्मत, मेहनत, लगन से अपने सपनों को पूरा करती, महिला स्वावलंबन और सशक्तिकरण की नई मिसाल पेश करती, स्वरोजगार से आत्मनिर्भर बनती, संघर्ष से पहुंचती मंजिल तक, बेमिसाल बेटियां आंगन से बुलंदियों तक। हर बुधवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। अगर हम औरतें घर की सुंदरता बढ़ाने वाली दुल्हन बन के रहेंगे तो परिवार तो कभी तरक्की नहीं करेगा। आनंदी और फुलवा ने फूलचंद को जिंदा जलाने की कोशिश की है। ख्वाब सच हो रहे हैं, उम्मीदों के। हमसे ऐसी क्या गलती हो गई जो हमको इस तरह यहाँ लाया गया? गलती तो तुमसे हुई है। पैसे कहाँ गए? आपने हमारे ऑफिस से रुपए चोरी क्यों करवाए? आनंदी गांव की लाडली देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। कितना प्यार करती है मुझसे? कहो तो जान दे दूं। I love you कमल। दादी मेरा बच्चा। तेरी शादी हो गई उससे, बच्चा होने वाला था उसे। बड़ी आई है गर्भसाने वाली। लड़का मेरा जेल में है, लड़की मेरी बिना वजह बदनाम हो रही है। बंटवारा सोमवार से शुक्रवार रात्रि 9 बजे डीडी किसान पर। औषधीय पौधों की खेती से कैसे हो रही है किसान की आय दुगनी? क्या है भारत सरकार की योजना? कैसे बने जागरूक और समृद्ध किसान? औषधीय पौधों की आसान खेती से बाजार की जानकारी तक, कृषि विशेषज्ञ की सलाह, सफल किसान की जुबानी। देखिए कार्यक्रम किसान कृषि औषधीय पौधे हर शुक्रवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान चैनल पर। मैं हूँ श्रुति पनवर और हमारे साथ है किसान मित्र फेमस लाल और साथ में डिजिटल दीदी, और हम लोग किसान बहन भाइयों के लिए लेकर आ रहे हैं छटाक भर खुशी में। इसमें बात होगी कृषि के बारे में और मुलाकात होगी ज्ञान, विज्ञान और कला के क्षेत्र में मशहूर हस्तियों से, और कराएंगे आपको भारत के खूबसूरत जगहों की सैर, और उठेगी यहाँ गीत संगीत की लहर, क्योंकि सबके लिए है छटाक भर खुशी। देखिए हर शुक्रवार शाम 4:30 बजे से। जो दिलो दिमाग की बात कविताओं में करते हैं। मैं खाने के बाहर मिले किसी को कुछ सफ़े और कलम दवा, जरूर कोई हारा हुआ आशिक शायर बना होगा। जब हमारी शादी हो चुकी है तो इस पे जोर क्यों नहीं है? तो बेजान शब्दों में रंग भरते हैं। मुझको उजलत कोई नहीं है, पर ऐसे होंगे हमारे साहित्य के महारथी। आज भी जब भी ये पहली बारिश की पहली बूंद मेरे हथेली पर गिरती है ना, तो याद सबसे पहले तुम्हारी ही आती है। हम ढूंढ रहे हैं 100 करोड़ का कवि। देखिए हर रविवार रात 9 बजे डीडी किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।